गुड इवनिंग, नमस्कार। मेरा नाम अनुराग दीक्षित है और आप सभी लोग उपस्थित हैं माई पाठशाला पर। उम्मीद है मेरी आवाज़ आप सभी लोगों तक पहुंच रही होगी। तो उसी अर्जुना बैच में CHSL की तैयारी को लेकर हम लोग आज अपने फिर से एक नए सेशन में उपस्थित हो चुके हैं, जहां पे मैं आपको CHSL के लिए कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन से रूबरू कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। यानी जो आए हुए क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चन है, उनसे मैं आपका एक बार रूबरू करा देता हूं। और इनकी जो बेस्ट अप्रोचेस होंगी ना, कि आपको किस तरीके से सवाल को समझना है, किस तरीके से सवाल को करना है, हम लोग इस पर भी बात करेंगे। ठीक है, बेस्ट अप्रोच पे भी बात करेंगे। तो चलिए भाई, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। कल होली भी बीत गई है, सब कुछ हो गया है। मुझे उम्मीद है कि आज से आप लोगों के जैसे कि एग्ज़ाम शुरू हो चुके होंगे, 9 तारीख है, तो आप लोग इस चीज़ का फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। ठीक है, चलिए। तो जिन बच्चों का एग्ज़ाम हो गया, सबसे पहले उनको तो शुभकामनाएं, और जिन बच्चों का भी एग्ज़ाम होने वाला है उनको भी मेरी अग्रिम शुभकामनाएं। आपका एग्ज़ाम अच्छे से सही हो। कल जिसका एग्ज़ाम है, सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, और प्रभु से ये विनती कि आपका सिलेक्शन हो, अगर आपने इसके लिए मेहनत कर रखी है तो। ठीक है, तो अगर हम इसके फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं तो कहता है कि जब 21, 22, 60 और 64 प्रत्येक में से एक संख्या को घटाया जाता है, क्या किया जाता है, एक संख्या को घटाया जाता है, तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो जाती हैं। तो x+4 और x/2 - 1 जो है, इसका मध्य अनुपात क्या होगा, माध्य अनुपातिक क्या होगा, ये सवाल आपसे पूछ रहा है। देखिए, इस सवाल को पहले भी मैं करने की बहुत आपको एक विधि बता चुका हूं, और यहाँ पे मैं आज से आपको फिर से एक बार बता देता हूं कि संख्याएं अपने पास है 21, 22, 60 और 64। 21, 22, 60 और 64, इन सभी संख्याओं में जब कुछ घटाया जाता है सभी में से, तब ये संख्याएं समानुपात में हो जाती हैं। तो ऐसे प्रश्नों के लिए आपको करना क्या होता है, दो दो के पेयर का जो डिफरेंस है उसको आप लिख लीजिए। जैसे यहाँ पर डिफरेंस आपको 1 मिलेगा, यहाँ पर डिफरेंस आपको 4 मिलेगा। 1 और 4 डिफरेंस आ गया, यानी रेशियो मिल गया 1 और 4, और इनके बीच का जो गैप दिख रहा है ना आपको, 1 और 4 के बीच का 3 है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। अब इसके बाद अगला काम आपको करना है, जो सेकंड रेशियो है उसका फर्स्ट के फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई, जो फर्स्ट रेशियो है उसका सेकंड के फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 21 गुणे 4 84 होता है, 60 गुणे 1 60 रहता है। 84 में से आप अगर 60 माइनस करेंगे तो 24 आएगा। अब जो इनके बीच का डिफरेंस था 3, उसी 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपके पास वो संख्या आ जाती है जिसको आप प्रत्येक में घटाकर संख्याओं को समानुपात में बना रहे हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं तो ये आपके पास x आ जाएगा, x का मान 8। अब अगर x का मान 8 आ गया तो यहां पर अगर हम संख्या निकालें तो 8 + 4 12 हो जाएगी, और इस संख्या को निकालें तो 8 यानी कि 4, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3। इन दोनों का ही आपको माध्य अनुपात निकालना था, तो 12 × 3 = 36, इसका माध्य अनुपातिक क्या होने वाला है, 6 रहेगा, और ये आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। ये सबसे बेस्ट अप्रोच है इसकी, हर चीज को लिख के आपको करना। अब उसके लिए आप छोटे बच्चे नहीं हो, तो यहाँ पर आपको CHSL के एग्जाम में ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो आपके पेपर में कभी भी किसी भी शिफ्ट में आपके सामने आपके उपस्थित हो जाएगा, डेटा चेंज होके। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन में देखते हैं अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, क्या पूछने की गुंजाइश रखता है। कहता है 3 पुरुष हैं और 8 महिलाएं हैं, एक कार्य को 75/8 दिन में पूरा कर सकती हैं, जबकि 9 पुरुष और 12 महिलाएं इसे 25/7 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसी बात पर हम जो अपना जो भी विस्तारित काम करते हैं वो कर लेते हैं। देखिए, 3 पुरुषों के साथ क्या है, 3 पुरुष के साथ 8 महिलाएं हैं, और ये किसी काम को जब करते हैं तो ये किसी काम को करते हैं 75/8 दिन में। बहुत ध्यान से बात को सुनिएगा, एक एक पॉइंट, 75/8 दिन में। और इसी के बराबर का काम जो है वो 9 पुरुष और इनके साथ, जब 9 पुरुषों के साथ 12 महिलाएं काम करती हैं, तो ये काम करते हैं कितने दिन में, ये काम करते हैं 25/7 दिन में। एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से समझने का आप प्रयास करिएगा, आपको बहुत अच्छी चीजें क्लियर होंगी, अप्रोच आपको समझ में आएगी। तो अब आप टोटल वर्क यहां से भी ले सकते हैं, टोटल वर्क यहां से भी ले सकते हैं। मैं करता हूं इसको डिवीजन, 25 से 3 बार, 25 से 1 बार। मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 7 गुणे 3 21 का यहां मल्टीप्लाई होगा, तो 7 गुणे 3 21 गुणे 3 63 पुरुष यहां से मिल जाएंगे, और 8 का मल्टीप्लाई यहां होगा तो 9 8 72 पुरुष यहां से मिलेंगे, 63 पुरुष यहां से, 63 यहां से, 72 यहां से। 63 और 72 के बीच का जो गैप होगा वो 9 पुरुष का होगा, तो हम डायरेक्ट यहां लिखते हैं 9 पुरुष जो होंगे वो किसके बराबर काम करेंगे, गौर से देखिएगा। 21 का गुणा हम यहां पर 8 में करेंगे,
तो 168 मिलेगा, 168 मिलेगा, और 8 का गुणा हम यहाँ पे करेंगे तो 12 अट्ठे 96 मिलेगा। 96 और 168 के बीच का डिफरेंस आ जाएगा 72, यानी कि 72 ये फीमेल हो जाएंगे। तो अगर मैं मेल और फीमेल यानी पुरुष और महिलाओं की इफिशियंसी का रेशियो देखूंगा तो ये 8 और 1 आएगा। कितना आ जाएगा? 8 और 1। ये डायरेक्ट आप एक लाइन में समझ सकते हो। इसके लिए आपको हर बार हर एक स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। स्टेप स्किपिंग इज मस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। मस्ट इंपॉर्टेंट कह रहे हैं, कह सकते हो, या फिर ये कह सकते हो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हो, ठीक है, मस्ट मुंह से निकल गया। अब देखो टोटल वर्क कितना है, उस टोटल वर्क को कितनी महिलाओं के द्वारा पूरा करना है? 15 महिलाओं के द्वारा। तो हमें यहां से टोटल वर्क चाहिए। पुरुष 8 काम करते हैं, 8 गुणे 3 24। महिलाएं 1 इफिशियंसी से काम करती हैं, 8 एकम 8, 24 और 8 कितना हो जाता है? 32। 32 गुणे 75 बटे 8, 8 चौको 32, 75 गुणे 4 करेंगे तो अपने पास 300 टोटल वर्क हो जाएगा। इस 300 टोटल वर्क को 15 महिलाएं करती हैं और एक महिला की इफिशियंसी तो एक ही है। तो 15 महिलाएं 300 यूनिट काम करेंगी तो इस काम को समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे? 20 दिन लगेंगे, और आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इतना ही सिंपल क्वेश्चन है और इतनी ही लैंग्वेज आपको लिखनी है। इससे ज़्यादा अगर आप लिख रहे हैं, इससे ज़्यादा स्टेप की आपको अगर ज़रूरत पड़ रही है तो आप या तो कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं मात खा रहे हैं, या तो आपकी कॉन्सेप्ट पर अभी अच्छी पकड़ नहीं बन पाई है। बहुत ईमानदारी से और बड़ी जिम्मेदारी से मैं ये बात कह रहा हूँ, ठीक है। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। देखिए भाई, मैं आपका कमेंट नहीं देख पाऊंगा, आपसे बातचीत में मैं संलग्न नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि इस वक्त मेरे सामने ना लैपटॉप है ना मेरे पास फ़ोन है, ठीक है। कल भी यही हालात था, आज भी यही हालात है। तो अब इसकी वैल्यू पूछ रहा है, जबकि x का मान जो है आपके पास 2022 दे रखा है। तो हमें जो एक्सप्रेशंस है ना, इस पर हमें फोकस रखना होगा। जैसे हमारे पास x² + 8x + 16 दिया है, तो ये देखकर समझ में आ जाएगा कि x + 4 का होल स्क्वायर लिखा है। इसके नीचे आते हैं तो हमें दिख रहा है 2x - 2। अगर यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो अपने पास x - 1 आता है। जितना सिंप्लीफाई आप करके लिख सकते हैं सबसे पहले तो वो काम जरूर किया करिए, ठीक है। मल्टीप्लाई लिखा हुआ था x² - 1, तो ये आपके पास आ जाएगा x - 1 और x + 1, यानी कि a + b a - b, x² - 1² a² - b², राइट। अब अगर नीचे मैं बात करता हूं जहां पर एक्सप्रेशन क्या लिखा हुआ है, x² + 5x + 4, ये अगर द्विघात इक्वेशन है तो इसके मैं अगर 2 फैक्टर बनाता हूं तो इसके 2 फैक्टर क्या क्या आ जाएंगे? एक फैक्टर आ जाएगा इसका x + 4 और एक फैक्टर आ जाएगा x + 1। एक आ जाएगा x + 4 और दूसरा क्या आ जाएगा? x + 1। अब देखिए, आपको काटा पीटी करके सबको लगभग खत्म कर देना है। x + 4 इससे कैंसिल हो जाएगा, x + 1 इससे कैंसिल हो जाएगा, x - 1 इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा? x + 4 और नीचे बचेगा 2। x की वैल्यू आपके पास 2022 दे रखी है। 2022 में अगर आप 4 जोड़ेंगे तो 2026 होगा। 2026 को 2 से डिवाइड करेंगे, 1013 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्या हो जाएगा? 1013। अब अगर आप यही बात ऐसे करके लिखें कि x + 4 हमारे पास बचा है, x + 4/2 बचा है, फिर x का मान अगर हम 2022 रखें, फिर 2022 + 4 हम जोड़ें तो हमारे पास 2026 हो जाए, फिर 2026 को हम 2 से डिवाइड करें, फिर हम लिखें कि 1013 आंसर आएगा और फिर टिक करें, तो ये अननेसेसरी टाइम ही तो है जो आप अपना वेस्ट कर रहे हो। ये अननेसेसरी टाइम ही वेस्ट करना होता है। तो ये सब नहीं करना है आपके पास। आपको रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच हमेशा रखनी है। ध्यान रखिएगा कि आपके एग्जाम का समय चल रहा है और एग्जाम के समय में अगर आप रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच, यानी जिससे आपका आंसर जल्दी और 100% एक्यूरेसी के साथ आए, आपको हर वो अप्रोच इस्तेमाल करनी है, चाहे वो सरल हो चाहे वो कठिन हो। ये आपको करनी पड़ेगी, विश्वास मानिए इस चीज़ का। अगर आप नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप पीछे होंगे, ठीक है। चलो फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल लेते हैं, अगले सवाल पर चल लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है अपने पास, थोड़ा सा इस तरफ कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से दिखाई दे। अब आपको दिख रहा होगा ना? चलो जी, अब दिख रहा है बेहतरीन ढंग से। अब इस सवाल को चेक करते हैं और ये सवाल हमसे क्या कहता है? हमसे कहता है a + b + b + c और इसका रेशियो c + a के साथ ये दे रखा है। a + b + c दिया है, a² + b² + c² और नीचे ab + bc + ca आपसे पूछ रहा है। चलिए इसको भी हम लोग बात करते हैं, देखते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा।
मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अगर मैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिखता हूं तो मेरे पास क्या होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो भाई सब लोग जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एक ब्रैकेट में क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2 कॉमन करके दूसरे में आ जाता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यही होता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी, यही होता है। हाँ या ना का जवाब देना, करेक्ट। तो अब दो काम कर सकते हैं, या तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके यहाँ पर काम बना सकते हैं कि हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को इसके माइनस में करके लिख सकते हैं। ये आप लिखोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और माइनस में 2 कॉमन हो जाएगा और ब्रैकेट में वही आ जाएगा आपके पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये आ जाएगा। ठीक, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह हम ये बात लिख सकते हैं। और रेशियो इस बात का किसके साथ चाहिए, इस बात का रेशियो आपको चाहिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के साथ, यही चाहिए ना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के साथ ही इसका रेशियो चाहिए। देखो हाँ या ना का जवाब देना, इसी के साथ रेशियो चाहिए ना। तो अगर आपको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पता है तो भी अच्छी बात है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए पता है तो भी अच्छी बात है, काम आपका आसानी से हो जाएगा, रेशियो आपको आसानी से मिल जाएगा। देखिए जरा क्या काम करना है। अब हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, a प्लस बी प्लस सी तो दिया हुआ है 16, तो अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर लूंगा तो 16 का होल स्क्वायर 256 हो जाएगा। हमें वैल्यू चाहिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की, सिर्फ इतना काम होना चाहिए। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि अगर मैं यहां पर इन तीनों को ऐड कर लेता हूं तो अपने पास 2 ऑफ ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, और अगर मैं इसके रेशियो को देखता हूं तो 7 4 11 5 16 के हो जाएगा। अगर मैं इसको के में मान के चलता हूं तो मैं 2 से इसको डिवाइड कर लूंगा तो हमारे पास a प्लस बी प्लस सी जो है वो 8 के आ जाएगा, और 8 के जो आपको आया है ना ये आपके पास 16 के बराबर दिया है। तो आप कह सकते हो कि k की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी, और k की वैल्यू अगर 2 आ गई तो आप क्या बोलोगे कि हमारे पास जो वैल्यू चाहिए कि अलग अलग ए बी बी सी सी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी वो देखते हैं। के का मान 2 हो जाएगा तो ये 14, के का मान 2 हो गया तो ये 8, के का मान 2 हो गया तो ये 10। अब आप देखो कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए में ए बी और सी के अलग अलग मान क्या आएंगे, इस चीज का भी हमें ध्यान से समझना है। तो हमारे पास के का मान तो 2 आ गया। अब k का मान अगर 2 आ गया तो मैं ये कह सकता हूं कि ये अपने पास कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, यानी a प्लस बी प्लस सी जो है वो 16 आपके पास दिया हुआ है। अब देखो जरा, अगर ये 14 है, a प्लस बी अगर 14 है तो निश्चित तौर पर c जो होगा, अगर 16 में से 14 घटा लेंगे तो c 2 होगा। एक एक चीज को ध्यान से सुनना, मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अगर हमारे पास a प्लस बी 14 है और a प्लस बी प्लस सी 16 है तो इसका मतलब c का मान 2 होगा, तभी ये 16 हो सकता है। फिर मैं ये कह रहा हूं कि अगर हमारे पास b प्लस सी 8 है, b प्लस सी कितना है 8 है, और b प्लस सी यहाँ ये है तो a का मान 8 रहेगा, बोले हाँ सर रहेगा। फिर अगर 8 2 10 यानी b का मान 6 होना चाहिए, लेकिन फिर भी चेक कर लो, c प्लस a अपने पास 10 है तो c प्लस a अगर 10 है तो b का मान निश्चित तौर पर 6 होगा, तभी ये काम बन सकता है। तो a b c के मान भी आ गए। अगर ए बी सी के मान आ गए तो अब हमें रखने में कोई तकलीफ नहीं होगी और अपना आंसर आसानी से आएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है लेकिन करना पड़ेगा। ए बी का मतलब हो जाएगा, अगर मैं यहां से देखता हूं कि ए बी का मतलब क्या हो जाएगा, ए बी का मतलब होगा 8 छंग 48, बी सी का मतलब होगा 6 दूनी 12, और सी ए का मतलब क्या हो जाएगा, सी ए का मतलब होगा 8 दूनी 16। क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16। बहुत ध्यान से बात को समझना भाई। सेम काम यहाँ पे भी रेशियो आपको मिल जाएगा, ए बी बी सी सी ए का मतलब अगर मैं तीनों को जोड़ लेता हूँ क्या मिलेगा, 48 12 60 60 और 16 76 मिल जाएगा। तो मैं डायरेक्ट इसको 76 लिख सकता हूँ। अब अगर मैं डायरेक्ट इसको 76 लिख सकता हूँ तो मैं ये समझ रहा हूँ 76 का मल्टीपल जो होगा वो ना, जो फैक्टर होगा ना 17 हो सकता है, ना 20 हो सकता है, ना 15 हो सकता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर भी अगर आप पूरा कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कर ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं। देखो ये 76 दूनी कितना हो जाएगा, 76 दूनी 152 हो जाएगा। 256 में से अगर मैं 152 को घटाऊंगा तो अपने पास 104 आएगा। 104 और 76 का अगर मैं रेशियो लेता हूँ, 4 से काटने के बाद 4 दूनी 8, 4 छंग 24, और 4 से इसको काटेंगे तो 19 आ जाएगा। तो अपना आंसर 26 और 19 ही आएगा। तो आपका डायरेक्ट आंसर भी यहाँ से थोड़ा सा मिल सकता है, आप थोड़ी सी कैलकुलेशन को लेस कर सकते थे। ये फॉर्मूला अगर मैं इतना ना लिखूं तो सवाल ये आपको बहुत छोटा सा और हल्का दिखाई देगा। अगर मैं सिर्फ इतनी बात लिखूं ना,
अगर मैं जैसे ये लिखूं कि इसको मैं ये लिख सकता हूं, आजकल लोग यही करने लगे कि ये क्या होता है ना कि इन सबको बाद में वो रफ कर देंगे और उसके बाद ये लगेगा कि सवाल तो सिर्फ इतना ही से रह गया, हमने यहाँ से वैल्यू निकाल ली, सवाल इतना रह गया, काम खत्म हो गया। लेकिन ये बात तभी आपको समझ में आएगी जब आप इन चीज़ों को सीखोगे। बात समझे भाई? बोलो हाँ या ना। ठीक है, चलो फिलहाल मैं अगले सवाल पर चलता हूँ। देखो कहता है कि मैं बात करूं कि निम्नलिखित में से कौन सी 6 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या जो कि 93 से डिवाइड होगी। अब 93 से डिवाइड होने वाली संख्या आपको चाहिए, तो सर ध्यान से समझना है कि 93 को आप क्या लिख सकते हो, 93 को आप लिख सकते हो 31 गुणे 3, 31 गुणे 3, यानी जो नंबर 3 से भी डिवाइड होना चाहिए वही 93 से डिवाइड होगा और सबसे छोटी संख्या चाहिए। तो सबसे पहले तो ये चेक कर लो कि कौन सा नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है। 8 6 14 1 15 डिवाइड हो रहा है, 7 और 1 8 डिवाइड नहीं हो रहा है, 7 5 12 और 13 डिवाइड नहीं हो रहा है, 6 5 11 और 1 12 ये भी डिवाइड हो रहा है 3 से। अब हमें ये देखना है कि छोटी संख्या इसमें कौन सी है। तो आपको पता चला कि छोटी संख्या तो भाई अपने पास ये वाली है, ये 68 लिखा है, ये 65 लिखा है। अब ये नंबर क्या 31 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से तो दोनों डिवाइड हो रहा है। अब यहां पर हमारे पास ये जो नंबर लिखा है, ये नंबर, क्या ये नंबर आपका 31 से डिवाइड हो रहा है? इसको चेक करना बहुत जरूरी है। अगर आप ये चेक कर लेते हो कि 31 से डिवाइड हो रहा है तो निश्चित तौर पर ये आपका आंसर मिल जाएगा। चलो इसको चेक करने का तरीका क्या है कि 3 से डिवाइड कर लेते हैं तो 93 यहाँ मिल जाएगा, 93 मिला तो 7 हो जाएगा, 31 दूनी 62 हो जाएगा, 8 मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा तो ये 86 हो जाएगा, फिर 31 दूनी 62 ही लिखेंगे, 62 हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास 2 आ जाएगा और ये 45 हो जाएगा। क्या 31 से 245 डिवाइड हो सकता है? तो 9 बार करके देख सकते हैं, 8 बार करके देख, 9 बार करोगे 270, 8 बार करोगे 8 से अगर मैं देखता हूं 8 एकम 8, 8 3 24, तो 248 मिल रहा है। इसका मतलब ये नंबर जो है 31 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। बोलो ठीक है क्या? छोटी सी बात थी, समझने वाली बात थी, बहुत कठिन चीज नहीं पूछी गई। इसका एक और भी तरीका होता है जिसको हम लोग ऑस्क्यूलेटर मेथड कहते हैं, जो कि मैंने आपको बता रखा होगा पहले भी। आप लोग नंबर सिस्टम जब पढ़ते हो तो उसमें आपको ऑस्क्यूलेटर समझाए जाते हैं। उस ऑस्क्यूलेटर मेथड से भी आप इस 93 का टेबल डायरेक्ट आप यहाँ पर दे सकते हो जब 31 की बात आती है। ठीक है, किसकी बात आती है? 31 की। चलो फिलहाल हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं, अगले नंबर सवाल पर चलते हैं। तो अगला नंबर सवाल अपने पास ये है, निम्नलिखित में से किस विकल्प का जो मान है वो सबसे बड़ा होगा? सबसे बड़ा किस में आएगा आंसर, वो आपको देखना है। तो ऑप्शन नंबर ए पर हम अगर चेक करें तो अपने पास क्या मिल रहा है? 20 और 4 24 हो गया, 8 माइनस माइनस 2 का मतलब अगर देखेंगे तो माइनस का 8 और माइनस का 2 माइनस का 10, 6 और 3 9, यानी -1 यहाँ मिलेगा और 24 में से 1 माइनस कर देंगे तो अपने पास इसका जवाब तो 23 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, राइट। दूसरे वाले को सॉल्व करते हैं। दूसरे वाले में आपके पास -4 -11 हो जाएगा, -11 और -22 माइनस का 33 हो जाएगा। तो इसका तो आंसर होने की उम्मीद ही खत्म हो गई क्योंकि माइनस में आ रहा है। अभी सबसे बड़ा पूछा था ना हमसे। आगे बात करते हैं, माइनस का 18 और माइनस का 45 अगर जोड़ेंगे तो 45 10 55 8 63 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस का 5 हो जाएगा, तो माइनस का 63 और माइनस का 5 ये माइनस का 68 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस का 68। बात समझे? 45 18 63 63 और 5 68, वो भी माइनस का। आगे बात कर लेते हैं तो -99 माइनस का 44, यानी ये भी पूरी वैल्यू माइनस में आएगी। तो सबसे बड़ा जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए ही होगा क्योंकि सारे फिर माइनस में आ रहे हैं, केवल ऑप्शन नंबर ए किसमें जा रहा है? प्लस में। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। बहुत छोटा सा प्रश्न था, समझने का, बोर्ड मास पे आधारित एक सिंपल सा क्वेश्चन था आपके सामने, बस। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ध्यान से समझना है। एक व्यक्ति अपनी इनकम का 20% बचा सकता है यदि उसकी आय 25% में वृद्धि हुई, लेकिन वह पहले की तरह उतनी ही राशि बचा सका, तो उसके खर्चे में वृद्धि का प्रतिशत क्या है? 20% बचाने का मतलब यह है कि उसकी इनकम 5 के रेशियो में होगी और वो सेविंग कर रहा है 1 के रेशियो में, मतलब वो 4 के रेशियो में खर्च कर रहा होगा। इनकम है, यहाँ पर ये एक्सपेंडिचर है और ये उसकी सेविंग है। तो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग करने से ही क्या मिलता है? इनकम मिलता है। ये बात सबको पता होगी, कोई समस्या नहीं है इसमें। अगर मैं इसी बात को कुछ ऐसे बोल दूं कि ये 5 4 जो 1 है, अगर मैं इसको 500 बोल दूं, इसको 400 बोल दूं और इसको 100 बोल दूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेशियो अभी भी 5 4 1 ही रहेगा, हाँ या ना। अब इनकम 25% बढ़ जाती है, तो इनकम अगर 25% बढ़ेगी तो इसका मतलब 500 का 25% क्या होता है? 1/4, 5 25 यानी 125 रुपए इसकी इनकम बढ़ जाएगी।
अब अगर इनकम 125 रुपए बढ़ गई तो इसकी इनकम हो गई भाई 625 रुपए। कितनी हो गई? 625। बहुत ध्यान से समझना। कहता है लेकिन वो पहले की तरह उतनी ही राशि बचाता है, यानी उसकी सेविंग अभी भी कितनी है? 100 रुपए। तो इसका मतलब अगर 625 रुपए में 100 रुपए उसने बचा लिए तो जो खर्च किया होगा वो 525 रुपए खर्च किए होंगे। ही पूछ रहा था कि उसका खर्च में कितने % वृद्धि हुई। तो देखो भाई, पहले खर्च उसका 400 था, अभी उसका खर्च 525 है। तो मैं अगर इसका रेशियो ले लेता हूँ कि 25 से कम 25, यहाँ से बचेगा 15, 25 छक्के 150, इसको मैं काट देता हूँ 25 दूनी 50, 25 से कम 25, 16 से 21 हो गया। 16 से 21 का मतलब 5 बढ़ा है 16 पर, और परसेंट में बदलने के लिए 100। तो 25 से 4 से काट लो 25 बार, 4 से काट लोगे इसको 4 बार, तो 25 पंचे 125/4 आपको करना है, और आपका आंसर आपके सामने। 125/4 का मतलब 4 तिहाई 12, पूरा पूरा खत्म, 4 एकम 4, 31.25% जो होगा वो आपका उत्तर हो जाएगा। बोलो ठीक है क्या? इसका मतलब क्या होगा? 38.25। उसके खर्चे में कितनी, ये उकसे नहीं होगा, उसके होगा, ठीक है। उसके खर्चे में कितने % की वृद्धि हुई? 31.25। देखिए, आप एक चीज की आजमाइश कर सकते हैं कभी भी, आप जब भी आजमाइश करना चाहें आप आजमाइश ऐसे कर सकते हैं। बहुत ध्यान से समझना कि आपको अगर ये समझना है कि आपकी कैलकुलेशन अच्छी है या नहीं है, तो आपको कैलकुलेशन करते समय अगर पेन आपका रुकता है तो आप ये समझिए कि आपको कैलकुलेशन अभी सीखनी है, अभी आप उस पर काम करेंगे। लेकिन अगर कैलकुलेशन करते समय पेन नहीं रुकता है, आप फ्लुएंटली चीज़ों को लिखते भी चले जाते हो, तो भी आप सही ट्रैक पर हो। फिर ये नहीं कह सकते हैं कि आपको पेन का इस्तेमाल नहीं करना है, तब आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सवाल नंबर नेक्स्ट पर आते हैं। एक टेबल फैन का अंकित मूल्य 3750 है और यह खुदरा विक्रेता को 20% की छूट पर उपलब्ध है। 15% का लाभ अर्जित करने के लिए खुदरा विक्रेता इसे किस मूल्य पर बेचेगा? देखिए क्या है, जिस चीज का MP यानी मार्क प्राइस 3750 है, उस पर जो है डिस्काउंट देने की बात की गई कि खुदरा विक्रेता को यह 20% की छूट पर उपलब्ध है। यानी जब खुदरा विक्रेता ने इसे खरीदा होगा तो खुद के 80% पर खरीदा होगा। कितने % पर खरीदा होगा? ये चीज जो बिकी होगी खुद के 80% पर बिकी होगी 20% डिस्काउंट होने के बाद। और 80% का मतलब आप इसे 4/5 करके लिख सकते हो, हाँ या ना। अब ये जिस व्यक्ति ने, दुकानदार ने तो बेची होगी लेकिन किसी ना किसी ने खरीदी होगी, तो ये क्या हो जाएगा? ये उस व्यक्ति के लिए उसका CP हो जाएगा। अब इस CP को 15% का लाभ अर्जित करने के लिए बेचे तो किस मूल्य पर बेचेगा? 15% का मतलब होता है 3/20। इस चीज को जरा समझो। 15% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 3/20, यानी 20 की चीज पर अगर 3 प्रॉफिट लोगे तो 23/20 की बेचोगे, 23/20 की उसे बेचोगे। यहां तक बात मेरी समझ में आई होगी सबको। अभी सवाल एक लाइन का हो गया, बहुत ध्यान से समझना है, बड़ी आसानी से उत्तर आ जाएगा। सिर्फ ये चेक कर लो कि 3 से कटने वाली संख्या कौन सी हो सकती है। कैसे? जरा देखो, 0 से 0 का काम तो पहले ही खत्म कर लेते हैं। 5 से मैं इसको डिवाइड कर सकता हूं तो ये हो जाएगा 5 सते 35 और 5 पचम 25। 2 से मैं इसको खत्म कर सकता हूं तो ये हो जाएगा, यानी कि 150 गुणे 123 आपका आंसर हो जाएगा। 150 गुणे 123 जब आप करेंगे तो आपका उत्तर मिल जाएगा। अब ये किस में मिलेगा? आप यहाँ से ये भी चेक कर सकते थे कि 23 का मल्टीपल कौन सा है, तो 23 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो इसका मतलब यही होगा। 23 एकम 23, 23 पंजे 115, तो आपका सीधे आंसर ऑप्शन नंबर D हो जाता है। यानी अगर ये बराबर लिखते तो उस फैन को 3,450 रुपए में बेचा जाता है। कितने रुपए में? 3,450 रुपए में। सिंपल सीधा सा आपका सरल सा उत्तर आ जाता। बोलिए ठीक है क्या? मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको मजेदार लग रहा होगा, आनंद आ रहा होगा। चलिए हम लोग एक और सवाल को करते हैं जो CHSL में आपसे पूछा गया। 2 डीलर के द्वारा बेचे गए पेन पर अंततः प्राप्त लाभ क्रय मूल्य का 44% है। जो प्रॉफिट मिला है वो CP का इतने % है। पहला डीलर 20% प्रॉफिट कमाता है तो दूसरे डीलर द्वारा अर्जित प्रॉफिट कितना होगा? इस चीज को समझना। देखो, टोटल प्रॉफिट उसे 44% का हुआ है। मैं ये कह सकता हूं टोटल प्रॉफिट 44% का होने का मतलब 100 की चीज 144 पर गई होगी। यानी आप इसे दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं 50 की चीज 72 पे जाना, यही कह सकते हैं 25 की चीज को 36 पर जाना। ठीक है, अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर लेता हूं, मैं क्या कर लेता हूं, मैं 4 से अगर इसको दोनों को डिवाइड कर लेता हूं
तो मैं ये कह सकता हूँ कि 44% लाभ होने का मतलब 25 की चीज़ को 36 के रेशियो में बिक जाना। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर 44% का लाभ हुआ है, ठीक है, टोटल प्रॉफिट। अब इसमें पहला प्रॉफिट जो है वो 20% का है। 20% पहला प्रॉफिट होने का मतलब 5 की चीज कितने पर गई होगी, 6 पर। तो निश्चित तौर पर 25 लाने के लिए यहाँ पे भी आपको 5 से गुणा करना पड़ेगा और 36 लाने के लिए यहाँ 6 पर गुणा करना पड़ेगा। यानी जो दूसरा चीज गई होगी वो भी 5 से 6 पर गई होगी, तो जो दूसरा प्रॉफिट रहा होगा वो भी तो 20% का रहा होगा। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते थे कि अगर एक प्रॉफिट 20% है ए बी रूल से, अगर दूसरा प्रॉफिट भी मैं 20% ही मानता हूं सक्सेसिव चेंज, तो आगे जो होगा वो 20 गुणे 20/100 होगा। अब अगर प्रॉफिट की बात थी ना तो ही यहाँ सारे प्लस होंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाता, तो भी आपके पास 44% का एक कंप्लीट डिस्काउंट आता जो कि यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, ये सक्सेसिव वाले मेथड से भी कर सकते थे, किसी से भी कर सकते थे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सेशन भी आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। मुझे पता है कि आज भी आप लोगों का त्यौहार है, कल पेपर है, आप लोग चीज़ों को पढ़ोगे, थोड़ा सा घर में भी टाइम देना होता। तो मैं समझता हूँ कि आज के सेशन को 1 घंटे पूरे का नहीं करते हैं, इन चीज़ों से आप मदद लेंगे। कल हम लोग क्या करेंगे कि इसी सेशन के आगे जो अगले पेपर हुए हैं मैं उनको कंटिन्यू आपको कराऊंगा, ठीक है। तो आज के सेशन के लिए इतना ही रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग क्लास का फीडबैक मुझे ज़रूर देंगे। बाय बाय, जय हिंद।